बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज हमने जिस मुल्क के हवाले से बात करनी है, पूरी दुनिया में और पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया में इसी मुल्क के हवाले से बातचीत हो रही है। इसी मुल्क की खबरें जो हैं, वो खबरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। इसी मुल्क के अवाम, इसके सुप्रीम लीडर जो हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं लॉबीज़ में। और अमेरिका जो है, वो चाह रहा है इस मुल्क में तख्ते को पलटना और सारी दुनिया इस मुल्क से वाकिफ़ है। ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। ईरान के हवाले से पेंटागन ने आज ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा बताया है कि ईरान में हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या ऑप्शंस जो हैं, वो ज़ेर गौर ला सकते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, अदारों पे कब्ज़ा कर लें, मदद पहुँचने वाली है। दूसरी तरफ ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है, इसराइल के साथ गुज़िश्ता जंग के मुकाबले आज हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ हम काट देंगे। यानी कि सर, दोनों तरफ से मामूलात ख़राब हैं और उर्दू में इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, दो ब दो जंग। यानी कि दोनों तरफ से जंग हो रही है। दोनों तरफ से अभी हवाई फायरिंग हो रही है, अल्फ़ाज़ की, लफ़ाज़ी इस्तेमाल की जा रही है। सर, मुझे ये बताएँ कि आइंदा आने वाले दिन कितने अहम हैं? क्योंकि यूँ महसूस होता है कि बस अब जंग जो है छिड़ने ही वाली है। आपको क्या है, सितारों की चाल क्या बता रही है? सर, अब से लेके अगले 4 घंटे बाद मून स्कॉर्पियो में ट्रांज़िट करेगा और जब भी मून स्कॉर्पियो में आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट लेकर आता है जो दुनिया ने नहीं सोचे होते या कुछ ऐसी वॉर और सिचुएशन बना देता है, जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो हमने कब अपलोड करनी है, लेकिन अब से लेके 4 घंटे बाद मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा और हो सकता है आपकी वीडियो अपलोड होने से पहले हमला हो जाए। क्योंकि मून ने स्कॉर्पियो में आना है, स्कॉर्पियो का जो मार्स है, वो जिस प्लैनेट के साथ अलाइन हुआ हुआ है, उसके अंदर सिर्फ़ तबाही दिखती है। अल्लाह करे इसमें बचत हो जाए, क्योंकि जंग में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो जानी मतलब जान का नुकसान ज़्यादा नज़र आता है। हलाकतें ज़्यादा नज़र आती है और ये जंग बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट के खित्ते को लपेट में लेगी। ये बात याद रखिए। अमेरिका कूद तो रहा है, लेकिन ये मिडल ईस्ट को लपेट में ले लेगी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, तुर्किया, जो इधर हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, यूएई, कतर, सऊदीया, ये सारों के रीजन भी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह करे, मैं यही कहूँगा कि ये जंग आगे ना बढ़े, लेकिन यहाँ से लेके टिल 17-18 जनवरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात दिख रहे हैं। ओके सर। अच्छा, तो सर, बड़ी अहम बात ये है कि ईरान पे पाबंदियाँ लगी हैं, उसके समेत ईरान से तिजारत करने वाले जितने भी ममालिक हैं, उन पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और चीन ने इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन ने कहा है कि ये जितनी भी धमकियाँ दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ये गलत है और अमेरिका अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो ईरान भी हमला करने का या अपना दिफा करने का हक महफूज़ रखता है। जबकि रशिया ने भी इसी तरह का बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियाँ नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। सर, मुझे ये बताएँ कि वेनेज़ुएला में तो हमने देखा जब अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया और उनके प्रेज़िडेंट को अरेस्ट किया गया, तो चीन और रूस सामने नहीं आए, ना उनकी तरफ से कोई बाकायदा कोई क्लियर मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। लेकिन ईरान के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं दोनों ममालिक। क्या रिटेलिएट कर सकता है ईरान, और क्या ईरान के रिटेलिएट को ये दोनों ममालिक सपोर्ट करेंगे, रूस और चीन? देखिए, हर मुल्क के पीछे 2-4 ममालिक होते हैं। ये आप बात ज़हन में रखें। नो डाउट ईरान इस वक़्त बज़ाहिर अ, मतलब आपको नज़र ये आ रहा है कि वो अकेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान अकेला है। इसके पास कम से कम 2 से 4 ममालिक हैं, 2 से 4। मल्टीपल जब भी कोई चीज़ देखनी होती है, तो वो राहु या मरकरी से देखी जाती है, तो इनके पास मल्टीपल रिसोर्सेज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान अकेला है, इसमें रशिया, चाइना, मे बी मैं बड़ी बात नहीं करता, कोई मुस्लिम कंट्री से तुर्किया का मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लगता है कि तुर्किया भी इनके साथ हो। लेकिन कम से कम 2 से 4 ममालिक इनके साथ हैं, तो ये अकेले तो नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके सर। अच्छा सर, ईरान की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया था कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पे,
तो हम जितने भी इस रीजन में मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि इसराइल को हम निशाना बनाएँगे और तबाह कर देंगे। लेकिन सर मुझे ये बताएँ कि क्या ईरान ये सलाहियत रखता है और क्या अमेरिका इसका जवाब दे सकता है मिडल ईस्ट से ही बैठ के? मिडल ईस्ट में जो उनके एयर बेसिस हैं, क्या वहाँ से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है? और क्या ईरान और इसराइल के दरमियान भी कोई नया मुहाज़ नज़र आ रहा है आपको? बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मिडल ईस्ट बल्कि अ, अ, मैं कहूँगा कि इसराइल, जैसे मैंने आपको पहले ही इस साल के स्टार्ट में कहा था कि ये इसराइल के साथ एक नया मास खुल सकता है इस साल में, ईरान का। तो ये इसराइल के साथ भी देखिए डेफ़िनेटली इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत डेंजरस रिटेलिएट करेंगे। आप ईरान की एक ख़ुसूसियत को समझें और शायद आपको भी समझ में भी आएगा। इसराइल ने जब हमला किया था पिछले साल, ईरान सबसे पहले बहुत बुरी कंडीशन में था। मतलब उसको ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो जंग स्टार्ट होते ही हार जाएँगे। लेकिन फिर जो उनका कमबैक था, तो दूसरे ममालिक को कूद के उनको बचाना पड़ गया इसराइल को। यही चीज़ अभी होगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2-4 हिट्स में ईरान का खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसमें गलत बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जब वो रिटेलिएट करेंगे, तो जैसे उन्होंने इसराइल को हैरान किया था, इस दफ़ा वो दूसरे ममालिक को बहुत आराम से हैरान कर सकता है। ओके सर। अच्छा सर जो आयतुल्लाह ख़ामनेई हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह पहलवी के साथ जो हुआ, वो ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा। सर आपने भी डोनाल्ड ट्रंप का ज़ायचा देखा हुआ है और आपने बताया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक सदारत की मनसब पे फ़ाइज़ ही रहेंगे। हो सकता है कि कुर्सी से इन्हें हटा दिया जाए। ये जो आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जो प्रेडिक्शन की है, जो दावा किया है कि इनका जो फ्यूचर है वो भी फ़िरौन और नमरूद जैसा होगा। आपको ट्रंप के ज़ायचे में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? देखिए, ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का है और मुझे याद पड़ता है मैंने साल के शुरू में जब आप प्रेडिक्शंस ले रहे थे दुनिया की, बड़े-बड़े प्रेज़िडेंट हालात की, तो मैंने आपको कहा था, ये हालात इनके बहुत ज़्यादा अनफ़ेवरेबल जाएँगे और ये अनफ़ेवरेबल जाते-जाते इनको ले डूबेंगे। तो वही चीज़ें मेरे ख़्याल से सामने आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये बोले रातों-रात ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ में टाइम लगेगा, 2 से 4 महीने, मेबी 8 महीने भी लगते हैं। लेकिन अगस्त से पहले-पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके सर। अच्छा सर इस सेगमेंट के मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा। ग्रीनलैंड और क्यूबा के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग्स दी हैं और ये कहा है कि फ़ौरी मुआहदा कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ग्रीनलैंड के लिए तो सर उन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बस हम आ रहे हैं, फ़ौज अपनी भेजने लगे हैं। जबकि डेनमार्क ने भी अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम एक भी अमेरिकी फ़ौजी अगर ग्रीनलैंड की सरज़मीन पे नज़र आया तो आपने बताना बाद में है, वज़ाहत बाद में तलब कर रही है, गोली पहले आपने चलानी है। और जर्मनी ने भी खुल के सपोर्ट कर दिया है डेनमार्क को। सर क्या अमेरिका ग्रीनलैंड और क्यूबा पे अटैक करने की जो है वो गलती करेगा या इस तरह की कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? अनफॉर्चुनेटली दिख रहे हैं सर। ये सारे हालात जो हैं जंगों के टिल मार्च तक रहेंगे और आप ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, मैं बार-बार वापस आपको पाकिस्तान पे लेके आ रहा हूँ। इंडिया भी कोई ऐसी हरकत करते हुए खुदा ना खास्ता आपको दिख सकता है, मार्च से पहले। अच्छा, तो सर ये अगर इंडिया इस तरह की कोई हरकत करता है, तो जिस तरह पाकिस्तान ने लास्ट टाइम उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में जो है वो इज़ाफ़ा हुआ था और पाकिस्तान ने डिप्लोमैटिक लेवल पे बड़ी कामयाबी हासिल की थी। क्या इस मर्तबा भी पाकिस्तान के साथ वैसा ही होगा या फिर इस मर्तबा कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान हो सकता है? इस हवाले से भी बता दें। देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं नहीं चाहूँगा कि नुकसान हो, लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इस दफ़ा नुकसान के एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। ओके। अच्छा सर अपने पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरजील मेमन ने कहा है कि वज़ीर आला केपी के दौरे कराची में 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराने की कोशिश की गई। सर असल चेहरा तो अब इनका सामने आ गया पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी जो बड़ी गर्मजोशी दिखा रही थी, वेलकम कर रही थी सुहेल अफरीदी का और आज उनके जलसे को 9 मई के वाक़यात से जोड़ रहे हैं। कितनी अफ़सोसनाक बात है। तो सर क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा उसी तरह पीठ पे छुरा घोंपेंगे जिस तरह पहले उन्होंने किया था, वेलकम करते हैं और पीछे से कह देते हैं कि ये जलसा था, ये 9 मई के वाक़यात की तरह था। क्या देख रहे हैं आप? जब 9 मई के वाक़यात की तरह होता तो ये कभी भी ना करना करने देते।
तो मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई बात है। अगर ये बातें कर रहे हैं इसको लाइट इनसे इन बातों से कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया पॉलिटिकल पीटीआई जो है बाउंस बैक कर रही है और आगे करती जाएगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इनको बोल लेता है। ये एक हो सकता है कि कोई सियासत का कोई हिस्सा हो। ओके सर। अच्छा सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि सोहेल अफरीदी बहुत बड़ा जलसा करेंगे और अहम कामयाबी होगी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सोहेल अफरीदी ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा जलसा लीड किया और एक ऐसे शहर में किया जहाँ पे पीटीआई की सपोर्ट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जितना बड़ा जलसा दिखाई दिया। तो सर हमें ये बता दें कि 8 फरवरी को जो पीटीआई जो जलसा जो एक धरना लीड करने वाली है, इसमें पीटीआई को कितनी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है? और क्या ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं 8 फरवरी को दोबारा से प्रोपेगेंडा करके या किसी तरह किसी तरीके से नौमुहिम बना दिया जाए या यहाँ पे भी पीटीआई पे कोई नया इल्ज़ाम लग जाए? देखिए, मैंने आपको बताया फ़रवरी, मार्च पीटीआई के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब मेरा मशवरा नहीं है कि 8 फरवरी को स्पेसिफ़िकली ये जलसा या धरना जो भी करना चाह रहे हैं वो करें। एज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 8 तारीख है, वो खुद अपने आप के अंदर एक जो है डेंजरस सिंबल है और ये बता रहा है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, आखिरकार बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी गई है। सर ये भी बता दें क्या इमरान खान साहब से जो आइंदा आने वाले दिनों में जो बाकी बाहरी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात होने जा रही है या नहीं? देखिए, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मुलाकात नहीं होगी तो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे और मे बी पॉसिबल मैंने आपको पहले भी कहा है खान साहब को ये लोग कहीं और शिफ्ट करते हैं, ये सितारों में नज़र आता है। लेकिन अ, जो फाइनल डिसीज़न वो आपको उसके बाद इनका नज़र आएगा, जो कि है इक्लिप्स। इक्लिप्स के बाद जो है चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियरली अनफ़ोल्ड हो जाएगी। या यूँ कहा जाए बिल्ली तहले से बाहर जो है इक्लिप्स के बाद हो आएगी। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। सर ये तो पहले से बातें हो रही हैं कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं इस तरह का कोई ब्लॉक। हाँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, जो लोग तो पार्टी को छोड़ के चले गए वो आज कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की मुलाकात करवाने की या कोई आपस में कोई रास्ता निकालने की, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक आज तक नहीं बना। अब जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि मिस्टर गौर ने पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। तो सर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ज़ायचा क्या बता रहा है? ज़ाहिर है ज़ायचे के अंदर कोई अंदरूनी खबर भी मौजूद होती है कि क्या वाक़ई पीटीआई के अंदर अंदर खाने कोई ऐसी कोशिश हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की या नहीं? सर, कोशिशें बहुत हुई हैं, तोड़ने की भी हुई हैं और आगे आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने बताया एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का पीरियड खत्म हो चुका है। अब घबराने का कोई मसला नहीं है। अब जो भी ऐसी हरकत करेगा वो खुद ब खुद साइडलाइन हो जाएगा या निकाल दिया जाएगा। अब वो वाली काम नहीं होंगे जो पहले ढाई साल हुए हैं। तो जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के लिए आने वाले दिन अच्छे हैं। लेकिन फ़रवरी, मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको बहुत सोच समझ के, बहुत ख़्याल से कदम उठाने चाहिए। स्पेसिफ़िकली ऐसी डेट्स जो कि शो कर रही हैं अपने आप के अंदर कि ये डेंजरस है, उसमें से कोई भी इक़दाम नहीं उठाने चाहिए इनको। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, वो इतने ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। आपके सवालात को हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया, अपना फीडबैक देते रहा करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने सवालात पूछते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।